Assalamu alaikum everyone. This is me, Mohammed Abrar, your tutor for CC 3.1, and today we will discuss about terms and definitions, chapter number 2 from CC 3.1 book. ये कुछ definitions हैं जो कि BS 499-1 से ली गई हैं, जिसमें कि ग्लॉसरी है किस किस की, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और थर्मल कटिंग की। तो इसमें सबसे पहला टर्म यूज हो रहा है ब्रेजिंग, और उसके साथ ही एक टर्म यूज हो रहा है ब्रेज वेल्डिंग। इन दोनों में फर्क क्या है? Does anyone know? सर, ब्रेजिंग मटेरियल होता है जिससे वो हम वेल्ड करते हैं, तो नीचे ब्रेजिंग जो है वो वेल्डिंग प्रोसेस को वो बता रहा है। यही No. Okay. Let me differentiate. Let's say मेरे पास दो मेंबर्स हैं, उनको मैं इस तरह से अलाइन कर देता हूँ, और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। तो इतने डिफरेंस पे इसमें हम करते क्या है ब्रेजिंग में, जो भी आपका फिलर मेटल है, फिलर मेटल को ऐड किया जाता है मेल्ट करके। ओके, सो फिलर मेटल को मेल्ट करके हम अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करके मेल्ट कर देते हैं, और जो आपके दोनों मेंबर्स हैं जिनको आपने जोड़ना है, उन दोनों के अंदर आप एक साइड से मेटल को एंटर करना स्टार्ट करेंगे बाय मींस ऑफ कैपिलरी अट्रैक्शन। ये मेटल खुद ही अट्रैक्ट होके दूसरे एंड तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा, क्योंकि इतने नैरो गैप पे इतना जो कम डिस्टेंस होता है ना बिटवीन दोज मेंबर्स, उसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जो कि उस मटेरियल को एक साइड से दूसरी साइड तक खींच के ले जाती है। ओके। सर, ये किसी भी मटेरियल पर कर सकते हैं। जी, करवाया जा सकता है, लेकिन ये मोस्टली हम लो इंटेग्रिटी पे करवाते हैं इसको। ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत हाई इंटेग्रिटी एप्लीकेशन, लाइक आप अगर प्रेशर वेसल की वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस पे हम ये प्रोसेस नहीं करवा सकते। ठीक है। ये ज्यादातर थिन मटेरियल्स को ज्वाइन करवाने के लिए, या जस्ट एक फिलर की लेयर अंदर ऐड करवाने के लिए कि वो उनको थोड़ा सा जोड़ना है बस, इतना सा करने के लिए ये प्रोसेस करवाया जाता है, चाहे वो ब्रेस वेल्डिंग है या ब्रेजिंग है। क्योंकि ब्रेजिंग हो या ब्रेज वेल्डिंग हो, दोनों में ही आपका पेरेंट मेटल जो है वो मेल्ट नहीं होता। तो हमें ये चीज, इस चीज का आइडिया है कि जब तक पेरेंट मेटल और फिलर मेटल दोनों मेल्ट ना हो, तब तक आपको ज्वाइंट की इंटेग्रिटी अचीव नहीं होती है। राइट। So similar as soldering. यस, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोल्डरिंग। राइट Oh, उसामा, उसमें जिस तरह, बिकॉज सोल्डर में भी आपके पास वो होता है ना, सोल्डर है उससे मेल्ट करके आप उस मेटल को सिर्फ डिपॉजिट करवा देते हो ऊपर, जोड़ने के लिए बस। राइट। hmm, yes. सो ब्रेज वेल्डिंग में क्या फर्क है? ब्रेजिंग में और ब्रेज वेल्डिंग में सिर्फ एक इस कैपिलरी अट्रैक्शन का फर्क है, क्योंकि ब्रेज वेल्डिंग में ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, दोनों मेंबर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहले वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में थे, अभी वो थोड़े फासले पे हैं। तो जैसे ही आप ये फासला बढ़ाएंगे, ये गैप बढ़ाएंगे, इसमें क्या होगा फिर? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद ही मैनुअली पूरा वो फिल करना पड़ेगा। राइट, जिस तरह पहले खुद ब खुद हो रहा था, अभी आपको उसको खुद से करना पड़ेगा। ओके। देन ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है?
सर दो चीजों को आपस में जोड़ना, दो हिस्सों को दो चीजों को आपस में जोड़ना किसी भी प्रोसेस के थ्रू। हम्म, जोड़ना नहीं, जोड़ना तो वो वेल्ड में आ जाएगा। सिंपल कह सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यस। आप सिंपली कह सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक वे में कॉन्फ़िगरेशन है किसी दो मेंबर्स की, कि आप उसको किस तरह से अलाइन कर रहे हो। ओके, इसको हम ठीक है सर। बोलते हैं ज्वाइंट, अ कनेक्शन वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट suitably prepared and assembled are joined by वेल्डिंग और ब्रेजिंग। जब ज्वाइनिंग का प्रोसेस आएगा तो ये कहलाएगी वेल्डिंग। ज्वाइंट क्या है, ये सिर्फ एक कनेक्शन है कि दो मेंबर्स को आपने रखा किस तरह से है, अलाइन किस तरह से किया है। ओके, इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट। ओके, और जब उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, वेल्ड। राइट, और जिस प्रोसेस से जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते वेल्डिंग। हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग। सो एन ऑपरेशन इन विच टू और मोर पार्ट्स आर यूनाइटेड बाय मींस ऑफ हीट, प्रेशर और बोथ, जिसमें आप हीट को यूज करते हुए या प्रेशर को यूज करते हुए या दोनों को यूज करते हुए आप दो मेंबर्स को जोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ज्वाइंट टाइप्स हैं, जिसमें दोनों मेंबर्स अगर इस तरह से स्ट्रेट पड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बट ज्वाइंट। ओके, ज्वाइंट में और वेल्ड में फर्क होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ज्वाइंट में और वेल्ड में फर्क होता है। फर्क किस चीज का है, कि ज्वाइंट बनता है सिंपली कॉन्फ़िगर करने से, आपने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। राइट, ये होती है अलाइनमेंट। अब इसी को आप ऐसे रख रहे हो, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं बगैर फिलर मेटल ऐड करना है या प्रिपेयर करके ऐड करना है, किस तरह से करना है, इस टेक्निक को बोलेंगे वेल्डिंग। ओके, ये क्या होगा, वेल्ड। तो ज्वाइंट में और वेल्ड में डिफरेंस है। राइट, दिस इज अ टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट का एंगल मोर देन 5 अप टू 90 डिग्री, बट का एंगल 135 टू 180 डिग्री है। कॉर्नर, कॉर्नर की अलाइनमेंट इस तरह से होती है, और इसका एंगल मोर देन 30 यानी 31 से लेके लेस देन 35 यानी 134 तक। सो 31 टू 134 इसकी रेंज है, क्योंकि अगर 135 को टच करेगा तो फिर ये किस में चला जाएगा, बट में चला जाएगा। राइट, देन एज ज्वाइंट 0 टू 30, कितना आ रहा है, 0 टू 30। अगर ये 31 पे चला जाता है तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्नर। कॉर्नर। क्रूसिफॉर्म सिंपली दो मेंबर्स होते हैं, या हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकल अरेंजमेंट में होता है, जो एक मेंबर जिसमें कोई डिवीजन नहीं होती। अब अगर हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है तो उसमें एक मेंबर इधर से वर्टिकली अटैच होगा, एक मेंबर इधर से वर्टिकली अटैच होगा। राइट, अगर वो वर्टिकल में है तो हॉरिजेंटली एक मेंबर इस साइड से अटैच होगा, एक मेंबर इस साइड से अटैच होगा। अच्छा, इस जॉइंट को क्रूसिफॉर्म ही क्यों कहते हैं, वाई स्पेसिफिकली, सर वो क्रूसीफाई की वजह से। क्रूसिफिक्स। ओके, और क्रूसिफिक्स का सिंबल होता है ना, ये बिल्कुल उसी को रिजेंबल करता है, तो उसी से ये क्रूसिफॉर्म जॉइंट कहलाता है। ओके, लैप जॉइंट। सो लैप जॉइंट किस तरह से होता है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर, इन दोनों को आपने इस तरह से रखा और ऊपर प्रिपरेशन करके एक में होल और नीचे अटैचमेंट कर दी, बस वेल्डिंग करके, दैट्स इट। और इसका एंगल कितना दे रहा है, 0 टू 5। अगर ये 6 हो जाए, 6 हो जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टी टी ज्वाइंट। में।
राइट। अब आ जाते हैं वेल्ड्स की तरफ। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड बता रहा है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हर वेल्डमेंट में। एक बट वेल्ड है और दूसरा फिलेट वेल्ड, राइट। बट वेल्ड में और फिलेट वेल्ड में फर्क क्या है? पैरलिंग किया थे हम्म। तो पैरलिंग करने के बाद फिर जो मुंह पर वेल्ड करते हैं ना, पैरल करते हैं उसको बट वेल्ड कहते हैं। और फिलेट वेल्ड में ना जैसे ये टीट वेल्ड की तरह फिलेट वेल्ड में बेवलिंग नहीं होती, पैरलिंग राइट। बट वेल्ड में बेवलिंग करते हैं। यानी जब आप अपने मेंबर को काट के प्रिपेयर करके फिर वेल्ड करते हो, उसमें कौन सा वेल्ड होगा? बट वेल्ड। ओके। जब आपका मेंबर एज इट इज है, लाइक मेरे पास ये मेंबर है, मैं इसको यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ, मैंने इसको कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, ना मैंने कोई ग्राइंडिंग की है ना कोई प्रिपरेशन की है इसकी, बस ऐसे रखा और ऊपर वेल्ड डिपॉजिट कर दिया। इस वेल्ड को क्या बोलेंगे? फिलेट फिलेट वेल्ड, राइट। सो जो प्रिपरेशन करके लगे वेल्ड उसको बट वेल्ड बोलेंगे, जो विदाउट प्रिपरेशन लगे वो फिलेट वेल्ड होगा। अब जैसे देख लो ये बट वेल्ड इन अ बट जॉइंट, अभी मैंने आपको बोला था ना कि वेल्ड में और जॉइंट में डिफरेंस है। अब ये जॉइंट कौन सा बना हुआ है? जॉइंट तो बट है, लेकिन इसके अंदर वेल्ड भी बट हुआ है क्योंकि दोनों साइडों से उसकी बेवलिंग की और अंदर वेल्डिंग करवा दी। जी। अब ये टी जॉइंट है, एक मेंबर ऐसे है एक मेंबर ऐसे है, ठीक है। इन दोनों को अब ऊपर वाले मेंबर को यहाँ से भी काटा यहाँ से भी काटा और उसके ऊपर अंदर वेल्डिंग कर दी। तो अब ये क्या कहलाएगा? बट वेल्ड इन अ टी जॉइंट या फिर अ बट वेल्डेड टी जॉइंट। ओके। और अगर कॉर्नर जॉइंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी अगेन प्रिपरेशन हो के ये वेल्ड लग रहा है। सो बट वेल्डेड कॉर्नर जॉइंट। ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर मैं अभी आपको, ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए इसका, लेट्स से मेरे पास इसी तरह का एक टी जॉइंट है। ओके। सो मैंने उसको क्या किया, प्रिपेयर नहीं किया, मैंने एक वेल्ड इधर लगा दिया और एक वेल्ड इधर लगा दिया। अब ये कौन सा जॉइंट है? जॉइंट तो फिलेट। फिलेट। वेल्ड कौन सा हुआ? फिलेट। 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 फिलर वेल्ड। तो ये क्या होगा? अ फिलेट वेल्डेड टी जॉइंट। ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रिपरेशन हुई हुई है इस तरह से, इस तरह ग्रुप से बना हुआ है। प्रिपेयर हुआ है ये, प्रिपेयर हो के वेल्डिंग हुई है। सो दिस इज अ बट वेल्डेड टी जॉइंट एंड दिस वन इज अ फिलेट वेल्डेड टी जॉइंट। ठीक। ओके। सो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वेल्ड में और जॉइंट में फ़र्क होता है, और हर जॉइंट में लाजिम नहीं है कि जो जॉइंट है उसी का वेल्ड आए, राइट। ये डिफरेंट हो सकते हैं। बाज जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जब कंपाउंड वेल्ड लगते हैं। अभी ये तो इस तरह से आया हुआ है ना, ये इसने थोड़ा सा एरिया बाहर को ज़्यादा बढ़ा दिया है, एक्चुअल में ये वेल्डिंग होती है इस तरह से, इधर लग गया और इधर लग गया, ये वेल्ड हो गया, ये बट वेल्ड हो गया। फिर इसके ऊपर अगर मैं फिलेट वेल्ड लगा देता हूँ तो यहीं पे ये कौन सा वेल्ड बन गया? कंपाउंड। कंपाउंड वेल्ड। क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड थे, पहले बट वेल्डिंग की फिर उसके ऊपर फिलेट वेल्डिंग की। तो जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड किसी सेम जॉइंट में एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड वेल्ड। कंपाउंड। ओके। ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
देन हमारे पास आती है ऑटोजेनियस वेल्डिंग। सो ऑटोजेनियस वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग कहलाती है जिसमें हम विदाउट यूजिंग एनी फिलर वेल्ड बना देते हैं। जैसे कि टिक वेल्डिंग है, प्लाज्मा वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग। इनमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट बाय मीन्स ऑफ हीट आप वेल्ड बना सकते हो, राइट। स्लॉट वेल्ड, ये मैशेस वगैरह को ज्वाइन करने के लिए इस तरह की वेल्डिंग की जाती है कि आपने ऊपर वाले मेंबर में होल बना दिया और उसकी पेरिफेरी में, उस सर्कल में आपने सिर्फ नीचे से जोड़ने की हद तक उसको फिलेट वेल्ड से ज्वाइन कर दिया बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। होल को पूरा फिल नहीं करना। ओके, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये उसके ऊपर रख दिया, जो ऊपर वाला मेंबर है उसके अंदर ऑलरेडी होल बनाया हुआ, ठीक है। अब जब आप उसको रखोगे ऊपर, तो उसकी पेरिफेरी में ऊपर से जो होल बना हुआ है ना ऊपर वाले मेंबर में, उसको नीचे से बेस से आपने वेल्ड कर देना बस, फिलेट वेल्ड डिपॉजिट करवा देना। पूरा फिल नहीं करना, अगर पूरा फिल करोगे तो ये प्लग वेल्ड बन जाएगा। ओके, स्लॉट में सिर्फ फिलेट की ज्वाइनिंग होती है, जबकि प्लग में ये पूरा होल फिल होता है। ओके, फुल पेनिट्रेशन वेल्ड, जब आपका वेल्ड पूरी थिकनेस में लगेगा उसको क्या बोलेंगे? फुल पेनिट्रेशन वेल्ड। अमेरिकन इसको बोलते हैं कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन, सीजेपी। पार्शियल पेनिट्रेशन, जब आपका हाफ थिकनेस में लगता है वेल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड। अमेरिकन इसके लिए टर्म यूज करते हैं पीजेपी, पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन। ओके, देन वी हैव टाइप ऑफ जॉइंट्स। होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है और डिसिमिलर ट्रांजिशन। होमोजेनियस वो जॉइंट होता है जिसके अंदर आपका बेस मेटल और फिलर मेटल सेम कंपोजिशन के होते हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होती। ओके, लाइक अगर आपका मटेरियल कार्बन स्टील है तो आप उसके ऊपर कार्बन स्टील का ही रॉड यूज कर रहे हो। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में ये दोनों चीजें डिफर कर जाती हैं। बेस मेटल कुछ और होगा, फिलर मेटल कुछ और होगा। जबकि डिसिमिलर और ट्रांजिशन में जिन दो मेंबर्स को आपने ज्वाइन करना है, जो दोनों आपके पेरेंट मेटल हैं, वो दोनों पेरेंट मेटल ही डिफर करेंगे। ओके, उन दोनों में ही डिफरेंस आएगा, राइट। सर डिसिमिलर में अगर मतलब पेरेंट मेटल आप चेंज कह रहे हैं मतलब वो जरा थोड़ा सा बताइएगा। पेरेंट मेटल बच्चे, जिन दो मेंबर्स को आपने ज्वाइन करना है ना, वो दोनों ही डिफरेंट होंगे। लाइक मोस्ट एक जो है ना बड़ी कॉमन सी एक प्रैक्टिस की जाती है फील्ड में, जो एसएस और एल्युमिनियम के साथ जो पाइप वेल्डिंग की जाती है, डेयरी पाइप वेल्डिंग होती है ना, एसएस की एक तरफ एसएस होता है, एक तरफ एल्युमिनियम होता है, तो ये डिसिमिलर की एग्जांपल है। जी ठीक हो गया, यानी दोनों पेरेंट मेटल चेंज होंगे। हाँ जी, दोनों पेरेंट मेटल चेंज होते हैं उसमें। जी जी ठीक है, थैंक यू। ओके, पेरेंट मेटल ये वो मेटल होता है जिसको आपने ज्वाइन करना है बाय मींस ऑफ एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस, वेल्डिंग यूज करते हुए, ब्रेज वेल्डिंग या ब्रेजिंग यूज करते हुए। फिलर मेटल ये वो मेटल है जिसको हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग। जब वेल्ड बना रहे हैं, ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ वेल्ड जो आप मेटल ऐड करते हो उसको क्या बोलते हैं? फिलर मेटल। जितना मेटल वेल्ड बीड में रिटेन हो जाता है आफ्टर मेकिंग ऑफ अ वेल्ड, उसको क्या बोलेंगे? वेल्ड मेटल। फिर वेल्डिंग करते हुए पेरेंट मेटल का कुछ हिस्सा मेटलर्जिकल इफेक्ट हो जाता है। मेटलर्जिकल इफेक्ट होने से क्या मुराद है? कि जहां जहां पे हीट कंसंट्रेशन हुई होगी या जहां पे वो हीट से कांटेक्ट में आया होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? ग्रेन्स में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, वहां से मटेरियल का ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं
हीट अफेक्टेड जोन, ये वो जोन होता है जो कि वेल्डिंग हीट की वजह से मेटलर्जिकली इफेक्ट हुआ होता है, या उसमें मेटलर्जिकली कोई चेंज आया होता है। ओके। फ्यूजन लाइन, फ्यूजन लाइन की वो लाइन होती है जो कि बाउंड्री है बिटवीन योर वेल्ड मेटल एंड पेरेंट मेटल, जहां पे जाके दोनों ने ज्वाइनिंग की होती है। और वेल्ड जोन, वेल्ड जोन क्या होता है? ये आपका वेल्ड है, इसकी इस साइड पे भी हीट अफेक्टेड जोन होगा, इस साइड पे भी हीट अफेक्टेड जोन होगा। तो वेल्ड मेटल प्लस हीट अफेक्टेड जोन फ्रॉम बोथ साइड, ये क्या होगा? वेल्ड जोन। ये है आपके सामने। इसको देख लो जरा। ये जहां पे बेस मेटल और वेल्ड मेटल ज्वाइन हो रहे हैं वो क्या है? फ्यूजन लाइन। ये आपका पेरेंट मेटल है, ये आपका वेल्ड मेटल है। ओके। अब एक चीज ध्यान में रहे यहाँ पे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वेल्डिंग की जब भी बीड फॉर्म करती है तो ऑब्वियसली वो बीड कुछ इस तरह से बनती है जो कि पेरेंट मेटल को दोनों साइड से जाके ज्वाइन करती है, फेस साइड से भी, रूट साइड से भी। जो चौड़ी साइड होगी उसको हम फेस साइड बोलेंगे, जो पतली साइड या शैलो साइड होगी उसको हम रूट साइड बोलेंगे। ओके। अब रूट साइड पे भी बीड का फैलाव होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ से उसने पेरेंट मेटल को ज्वाइन किया होता है। और फेस साइड से भी, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख लूँ तो ये सारा का सारा, ये ज्वाइनिंग इस साइड की है, ये ज्वाइनिंग इस साइड की है। इसी तरह अगर आप इसको उल्टा कर लो तो रूट साइड पे भी एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप किसी भी पॉइंट पे इंडिकेट कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे? टो ऑफ द वेल्ड। क्या बोलेंगे? टो ऑफ द वेल्ड। बेड फेस की या किसी भी पॉइंट पे? ये देखो, इस तरह से ही बनता है ना वेल्ड। ये वाला जो पॉइंट होता है ये टो कहलाता है, ये वाला पॉइंट टो कहलाता है, ये वाला पॉइंट टो कहलाता है, ये पॉइंट टो कहलाता है। जो कॉर्नर्स हैं जी। बेल्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एंगल होता है स्पेसिफिकली, लेट्स से इस साइड तक ये एंगल जा रहा है, तो ये जो एंगल कंसिडर किया जाता है ना, यहाँ से टो का एंगल जो होता है, इसकी बेस पे हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन का आइडिया हो जाता है। किसका आइडिया हो जाता है? स्ट्रेस। मुझे ये बताओ कि अगर ये मेंबर किसी लोडिंग वाली जगह पे हो, यहाँ से इस पे फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, तो फोर्स का एक्शन किधर होगा? इन्हीं टोज पे जाके होगा। ये जो टो के पॉइंट है, ये जितना मेटल फेस साइड से बाहर निकला हुआ है ना, ये एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट, जितना मेटल रूट साइड से ये बाहर निकला हुआ है, ये रूट की पेनिट्रेशन हाइट है। रूट वाली साइड से जितना मेटल बाहर निकला होगा उसको एक्सेस रूट पेनिट्रेशन बोलेंगे, फेस साइड से जितना बाहर निकला होगा उसको एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट बोलेंगे। तो ये जितना भी मेटल बाहर निकला होता है ये बहुत अच्छा नहीं होता, ये आपके वेल्डमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ग्रिंड करके स्मूथ करना होता है। अगर आप इसको स्मूथ नहीं करते हो तो क्या होगा रिजल्ट? स्ट्रेसेस आके पड़ेंगी इस पॉइंट पे, और यहाँ से टोज वाले पॉइंट से मटेरियल में क्रैकिंग आना शुरू हो जाएगी, क्रैक कर जाएगा इसी पॉइंट से। ठीक है? क्लियर? सो टो इज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर कि बाज औकात जब हाई इंटेग्रिटी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें वैसे ही वर्ड यूज किया जाता है फ्लशिंग का। फ्लशिंग मींस ना तो हमें ऊपर एक्सेस वेल्ड मेटल चाहिए, ना ही नीचे रूट वाली साइड से रूट पेनिट्रेशन चाहिए।
ओके, यानी वो बिल्कुल पेरेंट मेटल के लेवल पे उसको रख के आपने फ्लश कर देना, राइट। ऊपर से जितना भी एक्सेस मेटल होगा उसको सारे को ग्राइंड कर देंगे। अगर ग्राइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस हाई इंटेग्रिटी एप्लीकेशन पे जब लोडिंग होगी, लोडिंग की वजह से क्या होगा, मटेरियल वहां से क्रैक कर जाएगा। ओके, तो उसको बचाने के लिए फिर हमें इस एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट को ऊपर से बिल्कुल उतारना पड़ता है। जो लो इंटेग्रिटी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें इसकी फिर भी एक स्पेसिफिक रेंज रखी जाती है कि लाइक 1 से 2 mm ये फेस साइड से आप रह जाए, वो आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने उतनी उतनी हाइट छोड़नी होती है बस। ओके, उससे इजाफी जितनी भी होगी उतनी आप ग्राइंड करवा दोगे। क्लियर अदनान? क्लियर है? जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं, जिसमें अभी तक हमने वी के बारे में तो कुछ आइडिया लिया है कि उसको वी ग्रूव में इस तरह से कट किया जाता है। वी के अलावा यू ग्रूव भी बनती है, सिंगल बेवल प्रिपरेशन भी है और जे प्रिपरेशन भी है, और इनके ये एंगल्स भी दिए हुए हैं। सो फॉर एमएमए वेल्डिंग मोस्टली एंगल्स क्या चलते हैं, 25 से 30, 60 से 12, 40 से 50, 10 से 20 जो है वो जे के लिए। तो ये एंगल्स आपको याद होने चाहिए, वेल्डिंग टेक्निक है। सो इस तरह की प्रिपरेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये जो ओपन स्केयर बट प्रिपरेशन है जिसपे हम किसी किस्म की ग्राइंडिंग या बेवलिंग नहीं करते, ये प्रिपरेशन किधर यूज की जाती है? ओके, इसको यूज किया जाता है लो थिकनेस पे, वेरी लो थिकनेस, अराउंड 2 से 3 मिलीमीटर तक हमें किसी किस्म की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोड वैसे ही रूट तक मैनिपुलेट कर जाता है, पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही थिकनेस बढ़ेगी, लाइक आपकी थिकनेस चली गई है 8 या 10 मिलीमीटर पे, अब 8 या 10 मिलीमीटर की थिकनेस जो है, इस पे इलेक्ट्रोड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो नीचे तक पेनिट्रेट कर सके। तो वहां पे फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, रूट में डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी रूट प्रॉपर निकलेगी नहीं। तो फिर रूट तक एक्सेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है एक स्पेसिफिक एंगल पे। जो कटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेवलिंग। ओके, सो फर्स्ट इज सिंगल वी। ये जिस एंगल पे आप इसको कट करोगे उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बेवल। फिर ये कुछ प्रिपेयर्ड फेस होता है जो ग्राइंडिंग करके इसको बनाया जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 मिलीमीटर तक का। इसको ग्राइंड करके स्ट्रेट फेस बनाया जाता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, रूट फेस। फिर दोनों मेंबर्स को अलाइन करते हुए आप जो अंदर गैप छोड़ते हो उसको क्या बोलेंगे, रूट रूट गैप। गैप। ओके, और अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल, राइट। रूट गैप आपने दो मेंबर्स को ज्वाइन करना है ना, इसको और इसको जोड़ना जब, तो जाहिर सी बात है ऐसे रख के तो नहीं जोड़ोगे, अलाइन करोगे ना उनको। अलाइन करने के बाद उनके दरमियान ये कुछ गैप छोड़ना होता है। अगर बिल्कुल बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे गैप को, तो इलेक्ट्रोड लग के नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ओपन रखना होता है कि जो गैप है
ये जो वाया है इसके अंदर डिस्टेंस है, इसको हम रूट गैप कहते हैं। ओके। सो डबल वी प्रिपरेशन कहाँ पे जरूरत पड़ती है? जब भी आपकी थिकनेस ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पे आप क्या करोगे, डबल साइडेड प्रिपरेशन में चले जाओगे। लाइक आपकी थिकनेस अगर चली गई है 20 मिलीमीटर से एक्सीड कर गई है, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डबल साइडेड प्रिपरेशन में चले जाओ या फिर आप सिंगल यू में चले जाओ। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब थिकनेस बढ़ती है तो हमें डबल प्रेप करनी पड़ती है या फिर ये यू प्रिपरेशन में जाना पड़ता है? इसकी रीजन है, जब भी आपकी थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ने पे क्या होगा, मल्टीपास वेल्डिंग, ज्यादा पासेस लगेंगे ना। तो जितने पासेस लगेंगे उतने हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स, उतनी ज्यादा स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस की वजह से अल्टीमेटली मटेरियल बेंड करके डिस्टॉर्शन का शिकार हो जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो उसी डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपकी थिकनेस बढ़ती है तो उस पे डबल साइडेड प्रिपरेशन कर लेते हैं ताकि बैलेंस वेल्डिंग हो सके और सीक्वेंस में वेल्डिंग हो सके। जितनी वेल्डिंग इधर होनी है उतनी ही वेल्डिंग इधर होनी है, यानी पहले एक पास इधर लगा, रूट को गॉउज किया, फिर दूसरा पास इधर लगाया, फिर दो पास ऊपर लगाए, दो पास नीचे लगा दिए, तीन ऊपर लगाए, तीन नीचे लगा दिए, यानी इस तरह सीक्वेंस में चलेगी वेल्डिंग। तो वो अगर थोड़ा बहुत बेंडिंग में आता है तो दूसरी साइड से लेवल में होके वो स्ट्रेट रहेगा, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। राइट। तो डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए हम ये डबल साइडेड टेक्निक यूज करते हैं। या फिर सिंगल साइडेड यू क्यों प्रेफरेबल है? क्योंकि यू का इंक्लूडेड एंगल या इसका बेवल एंगल जो है वो वी से कदरे कम है। वी किधर जा रहा है, तकरीबन 30-35 पे चला जाता है। ठीक है, उसका इंक्लूडेड करोगे तो वो 65-70 पे पहुंच जाएगा। राइट। जबकि यू के लिए कितना है, 8 से 12, 8 से 12 है, 12×2 = 24। तो 24 डिग्री का भी अगर आप इंक्लूडेड एंगल कर लो तो किधर 24 है और किधर 70 है। सही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो वेल्ड मेटल आप डिपॉजिट करवा रहे हो वो कम डिपॉजिट होगा। उसकी वजह से आपको वो स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी लेकिन आप डिस्टॉर्शन से बच जाओगे। क्योंकि जहाँ पे पहले आपके बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स यूज हो रहे थे, यहाँ पर रन्स की तादाद कम हो जाएगी। ओके। इसका एक और फायदा भी है। फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि इसमें हमें प्रिपरेशन करना पड़ती है इस तरह से। ये जो आपको कर्वी पोर्शन नजर आ रहा है ना, रूट रेडियस बोलते हैं इसको, ये कर्वी पोर्शन। और आगे ये वाला थोड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन छोड़ा जाता है जिसको हम लैंड कहते हैं। लैंड रखी जाती है बेटर फिटअप के लिए। तो इसका फिटअप अच्छा आता है, एक तो अनइवन कटिंग नहीं होती जैसे वी में होती है। फिटअप अच्छा आता है, इसमें डिस्टॉर्शन कम आएगी। क्यों? क्योंकि लेस वेल्ड वॉल्यूम आएगा। तो हमें वेल्डिंग करवानी जरूर है, ठीक है, वेल्डिंग को छोड़ना नहीं है, लेकिन वेल्डिंग करने की वजह से जो डिस्टॉर्शन आ रही है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ओके। और जब आपकी थिकनेस मजीद बढ़ जाती है, लाइक अभी आप चले गए हो 35-40 mm पे, अब आप क्या करोगे, डबल यू में आ जाओगे। ठीक है। अब आप डबल यू प्रिपरेशन करवा लो ताकि डबल यू में एक तो लेस वेल्ड वॉल्यूम आएगा, दूसरा आपका फिटअप अच्छा हो जाएगा और आप डिस्टॉर्शन से भी बच जाओगे। यू और स्ट्रॉन्ग, क्या चीज? यू वेल्ड और वी वेल्ड में यू वाली स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर थिकनेस ज्यादा तो फिर यू करते हैं। यू प्रेफर करेंगे क्योंकि इतनी हैवी थिकनेस पे अगर आप वेल्डिंग करते हो डिस्टॉर्शन बहुत आएगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फिर मल्टी बीड्स लगती हैं तो उसमें हीटिंग कूलिंग साइकिल बढ़ेंगे तो स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगी वो जॉइंट में। तो इसीलिए फिर जब थिकनेस बढ़ती है तो वहाँ पे यू को प्रेफर किया जाता है या फिर डबल साइडेड वीव किया जाता है। क्यों? क्योंकि
सिंगल साइडेड प्रिपरेशन से डबल साइडेड में कम वेल्ड वॉल्यूम जाता है। ओके। सो बैकिंग स्ट्रिप को क्यों यूज किया जाता है? डिस्टॉर्शन। सॉरी। डिस्टोर्शन डिस्टॉर्शन और बर्न थ्रू। डिस्टॉर्शन कंट्रोलिंग के लिए वैसे फिक्सचर्स होते हैं या प्री सेटिंग कर सकते हो जॉइंट की, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जहाँ पे आपको पता है कि करंट ज़्यादा हाई यूज होने वाला है तो बर्न बर्न थ्रू। थ्रू का खदशा है। यानी इलेक्ट्रोड लगते ही रूट फेस जो आपने बनाए हैं उनको कट करके वहां से आर पार हो जाएगा। तो फिर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे एक स्ट्रिप लगा देते हैं जिसको बैकिंग स्ट्रिप कहते हैं। So penetration को avoid करने के लिए जी, एक्सेस पेनिट्रेशन और बर्न थ्रू को अवॉइड करने के लिए। फिर ये सिंगल बेवल प्रिपरेशन है। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको सिर्फ एक ही मेंबर को दोनों साइडों से प्रिपेयर करवा रहे हो, दोनों को नहीं करवा रहे। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी कॉस्ट बच रही है ना। जब आप वी करवा रहे थे तो वी में आप यहाँ से भी कट करवा रहे हो और यहाँ से भी कट करवा रहे हो, ऐसे क्या? वी में जब आप सिंगल करवाते हो तो सिंगल के लिए इसको भी कट करवा रहे थे। सिंगल बेवल में और जे में क्या फायदा है आपको कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जी जी कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, लेकिन जे में इतनी कॉस्ट इफेक्शन नहीं है जितनी सिंगल बेवल में, क्योंकि जे में अगेन आपको मशीनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो रूट रेडियस है आप हाथ से कटिंग करके उस तरह का रेडियस नहीं ले सकते। इंसानी हाथ है ना, गलती हो जाती है। आप एक ही लेंथ को मेंटेन नहीं रख सकते या एक ही कर्व नहीं बना सकते आप थ्रू आउट। ठीक है, तो उसके लिए मशीनिंग करवानी पड़ती है। तो मशीनिंग करवाने पे ऑब्वियस सी चीज़ है कि कॉस्ट आएगी। ओके। तो जे में वो कॉस्ट पड़ती है, सिंगल बेवल वैसे हैंड कट भी हो जाता है तो इसमें वो कॉस्ट आपकी बच जाती है। लेकिन इस तरह का जॉइंट जो है वो, या इस तरह की प्रिपरेशन हम कभी भी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बेल्ट पे यूज नहीं करेंगे जहाँ पे आपके हैवी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, या हैवी शेड्यूल थिकनेस है, वहाँ पे इस तरह की प्रिपरेशन प्रेफरेबल नहीं है। ओके। तो दिस इज एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस। जब वेल्डर वेल्ड बना के कंप्लीट कर लेता है उस टाइम पे जो उसकी कंडीशन रिकॉर्ड होती है उसको एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। फिर जब आप उसको ढाल के डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके आते हो उसको क्या कहते हैं, डिजाइन थ्रॉट थिकनेस। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ना, आपके एक्चुअल और डिजाइन आपकी दोनों इक्वल हो चुकी हैं। लेकिन जब वेल्डर ने वेल्ड बनाया था उस टाइम पे तो ऑब्वियस है कि आपको पेनिट्रेशन हाइट भी मिलेगी और ऊपर से एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट भी मिलेगी। बाद में ये प्रोसेस होता है कि उसको ग्रिंड करके डाउन कर दिया या डिजाइन की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप ले आए। ओके। अगर कोई वेल्डिंग एक पास या एक रन लगा के कंप्लीट हो जाए उसको हम सिंगल रन या सिंगल पास वेल्डिंग कहते हैं। अगर उसमें मल्टी रन है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी रन वेल्डिंग, मल्टी पास वेल्डिंग या फिर मल्टी लेयर वेल्डिंग। ओके। फिलेट वेल्ड। सो फिलेट वेल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये वो वेल्ड है जो कि किसी प्रिपरेशन के बगैर लगता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि ये ट्राइंगुलर होता है इन ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये ट्राइंगुलर शेप में लगा हुआ वेल्ड है। ओके। अब यहाँ पे देखो जरा ये लगता किस तरह से है। ये वेल्ड लग गया हॉरिजॉन्टल मेंबर पे जहां तक वेल्ड आया हुआ है और वर्टिकल मेंबर पे जहां तक वेल्ड आया हुआ है, इस लेवल से इस लेवल तक ये क्या होगी इसकी वर्टिकल लेग लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट होगी ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेग लेंथ होगी। ओके।
और फिर ऊपर ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये है इसका डिजाइन थ्रॉट, ओके, और ये है इसका एक्चुअल थ्रॉट। सो हम मोस्टली फिलेट के लिए डिजाइन थ्रॉट की अप्रोच यूज करते हैं, ओके, क्योंकि इसी पे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश डिजाइन थ्रॉट पे ही डिपेंड करती है फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ, ओके। अगर डिजाइन थ्रॉट अच्छा नहीं होगा, डिजाइन थ्रॉट आपका अच्छा नहीं बनता, तो फिलेट की स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगी, राइट। अब इसमें फिलेट में ये चेक करें जरा, जो वेल्ड बिल्कुल स्ट्रेट फेस आता है, इसको बोला जाता है माइटर फिलेट वेल्ड। माइटर फिलेट वेल्ड के लिए ये कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, और इन फॉर्मूलाज को डिस्कस करने से पहले जरा ऊपर आ जाओ। यहाँ पे डिजाइन थ्रॉट थिकनेस है और लेग लेंथ है। ब्रिटिश अपनी जो ड्राइंग्स होती हैं उन पे स्मॉल ए से जाहिर करते हैं डिजाइन थ्रॉट थिकनेस को, और स्मॉल जी से जाहिर करते हैं लेग लेंथ को, राइट। सो ये अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए। स्मॉल ए इज फॉर डिजाइन थ्रॉट, स्मॉल जी इज फॉर लेग लेंथ। अब यहाँ पे ये कुछ दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ए इज इक्वल टू 0.707 इंटू जी, एंड जी इज इक्वल टू 1.41 इंटू ए। मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, इसमें मुझे कोई एक चीज अगर दे दे, तो दूसरी चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ। इजीली। आराम से। फॉर्मूला देखो ना पहले। फॉर्मूला में कह रहा है z इज इक्वल टू 1.41 इंटू ए। एक वैल्यू तो उसने ऑलरेडी दी हुई है फॉर्मूला में, ठीक है। इसके साथ अगर मुझे वो एक और चीज दे दे, कोई एक वैल्यू और दे दे, चाहे वो डिजाइन थ्रॉट की वैल्यू दे दे या वो लेग लेंथ की वैल्यू दे दे, तो मुझे बताओ यहाँ से मैं दूसरी चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? हो कर सकती है सकते ना? कर सकते। तो लेट्स से वो मुझे अगर डिजाइन थ्रॉट थिकनेस दे देता है, कहता है जी डिजाइन थ्रॉट कितनी है, 7 mm, और लेग लेंथ को आपने फाइंड करना है। अब मैं किस फॉर्मूला में जाऊंगा? लेग लेंथ वाले को जेड लेग लेंथ वाले में, यानी लेग लेंथ कि फाइंड कर लो। यहाँ पे जाएंगे z इज इक्वल टू 1.41 मल्टीप्लाइड बाय डिजाइन थ्रॉट 7 थिकनेस कितनी आई, 7। 7 सो यहाँ पे z इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें जरा, 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आता है? 9 पॉइंट समथिंग, 9.8 नाइन 9.87 पॉइंट 8 7। सो ये मेरे पास क्या आ गई, लेग लेंथ। अब दूसरे फॉर्मूला के लिए, लेट्स से वो मुझे कहता है कि डिजाइन थ्रॉट थिकनेस फाइंड करो, लेग लेंथ दे देता है, ओके। सो लेग लेंथ वो मुझे दे देता है 14। कितनी देर है? 14। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाय 14, ओके। सो ए इज इक्वल टू 9.898 9.8898। 898 सो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 9.9, 9 ओके, 9.9 मिलीमीटर। ये आ गया आपका डिजाइन थ्रॉट। सो इजी है। तो इस तरह से आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम में कोई कैलकुलेशन आ जाए इस तरह की, कि वो आपको दोनों में से कोई एक चीज दे दे और आपने दूसरी चीज फॉलो करनी, दूसरी चीज फाइंड करनी। अब फॉर्मूला में बास को कंफ्यूजन हो जाती है याद रखने में, यार किस फैक्टर को किस से मल्टीप्लाई करना था।
लेग लेंथ को मल्टीप्लाई करना था 0.7 से, या लेग लेंथ को 1.4 से मल्टीप्लाई करना था, या किस तरह से ए को किससे मल्टीप्लाई करना था। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, होप सो आप सबको याद रह जाएगा। A1, बस ये माइंड में रख लो, A1, कि ए जो है वो 1 से 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 मीन्स 1.4 से। तो ऑब्वियस है कि फिर जी किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.7 से, राइट। तो इसको याद रखने का एक ये तरीका है, जस्ट A1 याद रख लो, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि मैंने ए को 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, जी को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर? इजी है, मुश्किल तो नहीं, इजी। हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास अगली टाइप जो आती है वो है कन्वेक्स फिलेट वेल्ड की। सो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड ये आप स्टैटिक लोडिंग पे तो अप्लाई कर सकते हो, बट नॉट ऑन साइक्लिक लोडिंग, क्योंकि स्टैटिक लोडिंग पे फिर भी ये कुछ काम दे जाएगा आपको, लेकिन साइक्लिक लोडिंग पे क्योंकि वेरिंग मैग्नीट्यूड का लोड, बार बार लोडिंग अनलोडिंग हो रही होती है, तो वो फिर क्या होगा, क्योंकि ये फेस बाहर निकला हुआ है, ये टोज के पॉइंट पे, यहाँ पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगी और ये टोज से ये वेल्ड क्रैक कर जाएगा। ओके, कनकेव फिलेट वेल्ड। सो कन्वेक्स को कभी भी हम ऐसी जगह पे नहीं लगाते जहां पे साइक्लिक लोडिंग हो। साइक्लिक लोडिंग पे कभी भी ये वेल्ड नहीं लगाया जाता। साइक्लिक लोडिंग पे आप जब भी लगाएंगे तो कनकेव फिलेट वेल्ड लगाएंगे, जिसमें उसको थोड़ा कर्व दिया जाता है, इस तरह से कनकेव किया जाता है ताकि जो फोर्सेस का इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाए, वो नियर टू जीरो हो जाए, वो इसको इफेक्ट ना करे। सो दिस इज टाइप ऑफ वेल्ड that is highly desired in application subjected to cyclic load। फटीग से बचने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो concave is preferable for applications that are subjected to cyclic load। Exactly। okay, cyclic load, लोडिंग अनलोडिंग, बार बार वेरिंग मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा है, फिर उठ रहा है, फिर लग रहा है, फिर उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट लोड हो, कांस्टेंट होता है उसको स्टैटिक लोड कहते हैं। साइक्लिक मींस एक साइकिल से होके आ रहा है, वो लोड हो रहा है, फिर अनलोड हो रहा है, फिर लोड हो रहा है, फिर अनलोड हो रहा है, उसको साइक्लिक लोडिंग बोलते हैं। ओके, एसिमेट्रिक फिलेट वेल्ड इज अ टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड, बट आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है, रीजन है इसकी। लेट्स से मेरे पास एक फिलेट वेल्ड है जो कि 4x4 का लग रहा है, एक लग रहा है 4x4 का, एक मेरे पास लग रहा है 2x8 का। तो आप ये जो सेकंड वाला अभी मैंने बनाया इसको प्रेफर करोगे? ना। हम्म, नहीं व्हाई नॉट? यार, इसकी लेग लेंथ जो है वो ज्यादा है, रॉड थिकनेस कम है। ऑब्वियसली, आई टोल्ड यू कि आपका जो थ्रॉट है, फिलेट वेल्ड का थ्रॉट जो है वही तो मेन फैक्टर है। स्ट्रेंथ वही है। कि अगर डिजाइन थ्रॉट अच्छा नहीं है तो
वेल्ड की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बेशक यहाँ पे ये 4/4 है और ये 2/8। अब अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लो तो वेल्ड मेटल तो सेम डिपॉजिट हो रहा है। 16 mm स्क्वायर उधर भी है, 16 mm स्क्वायर इधर भी है, लेकिन फर्क किस चीज में जाके आ रहा है? डिजाइन थ्रॉट थिकनेस में, राइट। एक में डिजाइन थ्रॉट सही बन रहा है, एक में नहीं बन रहा, तो उसकी आपको स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगी। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड होते हैं और इसको लगाया जाता है विद वेरी हाई हीट इनपुट वेल्डिंग प्रोसेसेस, जैसे सॉ वेल्डिंग प्रोसेस है और मैग वेल्डिंग प्रोसेस है विद स्प्रे ट्रांसफर मोड। तो इसमें हाई हीट इनपुट दे के फिलेट को बाहर रखने की बजाय अंदर वाली साइड पे ज्यादा डीप पेनिट्रेशन दे दी जाती है। ओके। अब ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फिलेट वेल्ड जितना ऊपर रहेगा उसका न्यूट्रल एक्सिस भी ऊपर रहेगा, क्रैकिंग का मैकेनिज्म सेंटर के करीब कहीं जाके होगा। ओके। तो वाई नॉट कि आप उसको थोड़ा डीप कर दो, ऊपर वाली साइड पे डेपोजिशन कम कर दो, ऊपर वाले का जो उसका साइज है वो कम रहे और वो अंदर वाली साइड पे ज्यादा डीप पेनिट्रेट करके ज्वाइनिंग करवा दो, राइट। तो जब आप ऐसा करवाएंगे तो ऐसा करने पे न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल आपके पेरेंट मेटल के लेवल के करीब चला जाएगा। ओके। सो यहाँ पे आके क्रैकिंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ओके। क्रैकिंग मैकेनिज्म से बच जाएंगे आप काफी हद तक यहाँ पे। और इसको हम, ये जो डीप पेनिट्रेशन जाती है ना, इसको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं। और ब्रिटिश इसको एस से जाहिर करते हैं, स्मॉल एस इंस्टेड ऑफ ए। डिजाइन थ्रॉट थिकनेस की जगह पे जब आप इसको यूज करेंगे तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के लिए क्या टर्म यूज होता है? एस। स्मॉल एस, राइट। देन इसका मैंने अभी आपको गाइड कर दिया कुछ देर पहले कि कंपाउंड फिलेट वेल्ड किसे कहते, कंपाउंड वेल्ड किसे कहते हैं? ऐसा वेल्ड जो कि सेम जॉइंट में दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड जब एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको कंपाउंड वेल्ड बोलते हैं। यानी ये कुछ कॉन्सेप्ट है वेल्डिंग पोजीशन, स्लोप और रोटेशन का। रोटेशन वगैरह होती है लाइक आप किसी एक्सेस में अपने कंपोनेंट को मूव करके वेल्डिंग करवा सको। ये नॉर्मली जो ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती हैं उनमें ये यूज होती है। स्लोप रखी जाती है एक स्पेसिफिक एक्सेस से, आप उसको मूव कर दो, प्री सेटिंग की जाती है जो डिस्टॉर्शन वगैरह से बचने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप टी वेल्डिंग कर रहे हो, टी ज्वाइंट है आपका, आप इस मेंबर को एज इट इज इधर रख के आप वेल्ड कर देते हो। वेल्डिंग करने के बाद ये मेंबर इस साइड को बेंड हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप इसको स्ट्रेट रखने की बजाय थोड़ा सा स्लोप ले लें पहले प्री सेटिंग में, अब जब आप उसको वेल्ड करोगे तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल अपनी जगह पे, एग्जैक्ट जिस जगह पे आना चाहिए एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाएगा, राइट। सो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्शन में। ओके, देन ये कुछ वेल्डिंग पोजीशंस हैं। इन वेल्डिंग पोजीशंस को आपने याद रखना है बाय देयर नंबर्स। पी ए, पी ए इज फॉर फ्लैट वेल्डिंग, जिसमें आपके दोनों मेंबर्स इस तरह स्ट्रेट हैं, ओके, और आप इस तरह स्ट्रेट रख के उस पर वेल्ड करवा देते हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पी बी, ठीक है। सो पी बी, ये आपने दोनों मेंबर रख दी और इस तरह 45 डिग्री के एंगल पर रख के यहाँ से वेल्ड करवा दिया इसको। हॉरिजॉन्टल के लिए पीसी, तो पीसी इस तरह से है, ओके। इस तरह से आपके मेंबर्स अलाइन होंगे वर्टिकल पोजीशन में और वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल होगी। वेल्डिंग किस तरह होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। तो वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन ये पोजीशन में भी है और प्रोग्रेशन भी बोला जाता है इनको, वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन को। पोजीशन में भी आएंगे, प्रोग्रेशन में भी आएंगे, इसको अप और डाउन हिल भी बोला जाता है। सो वर्टिकल अप फॉर पी एफ
when you will go like this upward or you are coming downward, upward PF, downward PG. Okay, ओवरहेड, लाइक ओवर द हेड, जब आप इस तरह से दो मेंबर्स को अलाइन करते हो और आपको यहाँ पे वेल्डिंग करवानी है, इसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड। और हॉरिजॉन्टल ओवरहेड, जब दो मेंबर्स इस तरह से हैं ओवर द हेड, आप इधर वेल्डिंग करवा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल ओवरहेड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे PD से। ओके, ये सारे याद करने हैं आपने, ये अल्फाबेट आपको याद रहने चाहिए फॉर एनी स्पेसिफिक पोजीशन। एग्जाम में या जो आपका WPS WQT का पेपर होना है, उसके अंदर माइट पॉसिबल वो आपको पोजीशन दे दे, कहता है जी PD पोजीशन है, बताएं ये कौन सी पोजीशन है। नीचे आपको ऑप्शन में दे दे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, या फ्लैट है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल ओवरहेड है। तो जो राइट वन होगी, अगर आपको पता होगा, आप तभी उसको पिक कर सकोगे। ओके, सो आपको जी एब्रिविएशन नहीं है, बस ये सिंपल इसी तरह से अल्फाबेट से इसको डेजिग्नेट किया हुआ है, आपने जस्ट इन्हीं को याद रखना। ओके, देन वेल्डिंग करते हुए ये दो टेक्निक्स यूज होती हैं, वीविंग और स्ट्रिंगर बीड। वीविंग नॉर्मली हम जब वर्टिकल अप के रन्स में जाते हैं तो वहां पे वेल्डिंग स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। स्लो में फिर ये वीव किया जाता है इस तरह से, जिसमें हीट इनपुट काफी हाई रहती है। ओके, जबकि स्ट्रिंगर स्ट्रिंगर नॉर्मल मोशन है, लाइक आप इस तरह से वेल्डिंग करते जा रहे हो, ये जब आपकी स्पीड तेज होती है तो वहां पे स्ट्रिंगर को यूज किया जाता है। स्लो ट्रैवल पे वीविंग और फास्ट ट्रैवल पे स्ट्रिंगर। ओके, वेल्डिंग करते हुए वेल्डर की स्पीड होती है ना वेल्डिंग करने की, बाज जगह पे वो लाइक इधर फ्लैट वेल्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पे उसको पता है कि मुझे कोई रुकावट नहीं है, तो वो इजीली इस तरह वेल्ड करता जाएगा, वेल्ड बनाता जाएगा। लेकिन यही जब वो वर्टिकल अप में जाके वेल्ड कर रहा है, तो अब यहाँ पे उसको वेल्डिंग करते हुए थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। इस तरह जो इलेक्ट्रोड को मूव करेगा, वो इस जिगजैग मूवमेंट को बोलते हैं वीविंग, ऑसिलेटरी मोशन होती है ये। ओके guys, okay, so that's all for today. I will advise कि अभी आप लोगों के पास इसकी स्लाइड्स होंगी चैप्टर नंबर 2 की, तो स्लाइड वाली बुक से आपने इसकी स्लाइड को गो थ्रू करना है, और जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम आएगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले उन स्लाइड्स को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस का टॉपिक है, राइट। सो आप सभी चैप्टर नंबर 3 को उसकी स्लाइड्स गो थ्रू कर लें, और साथ में जो चैप्टर नंबर 2 की स्लाइड्स हैं, मैंने पॉसिबली जितनी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और जब आप एक दफ़ा वहाँ से रीड आउट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, वो हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी चैप्टर नंबर 3, वेल्डिंग imperfections and defects. Okay.